आज का मुख्य विषय भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आए हुए एक महत्वपूर्ण अपडेट के ऊपर है और ये अपडेट सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट इस क्वार्टर में 7.2 दर्ज किया गया है। ये एक ऐसा नंबर है जो बताता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार लगातार मजबूत बनी हुई है। इकोनॉमिस्ट की उम्मीदें इससे कम थी, लगभग 6.7 से 6.9% की, और लेकिन एक्चुअल नंबर्स इससे ऊपर आए और इसी वजह से इंडिया एक बार फिर से फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनकर सामने आया है। अब सवाल ये है कि इस ग्रोथ के पीछे कौन से सेक्टर्स सबसे आगे रहे। सबसे बड़ा योगदान रहा मैन्युफैक्चरिंग का। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव्ड है और एक्सपोर्ट्स भी स्टेबल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी काफ़ी मोमेंटम दिखाया। नई सड़कें, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन, इन सब ने मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक सॉलिड पुश दिया है। इसके अलावा कंज्यूमर डिमांड ने इकोनॉमी को स्टेडी सपोर्ट दिया। अर्बन एरियाज़ में स्पेंडिंग हाई रही और रूरल डिमांड भी धीरे धीरे रिकवरी दिखा रही है। मॉल्स, ऑटोज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, लगभग हर मेजर कैटेगरी में रिटेल एक्टिविटी बढ़ी है। ये इस बात का संकेत है कि लोगों का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी की दिशा पर बना हुआ है। इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने भी इस परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली लिया है। आईएमएफ, मूडीज़ और एसएनपी जैसी इंस्टीट्यूशंस इंडिया के लिए अपने फॉरकास्ट्स इंप्रूव कर रही है। ग्लोबल हेडलाइंस में भी ये बात साफ दिखाई दे रही है कि भारत आज ग्लोबल ग्रोथ का एक की इंजन बन चुका है। फाइनेंशियल मार्केट्स में इसका असर सटल लेकिन पॉजिटिव रहा। बैंकिंग और इंफ्रा सेक्टर्स ने इंट्राडे गेन्स दिखाए और इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट ओवरऑल अपबीट रहा। और अब सबसे अहम सवाल, ये ग्रोथ आम नागरिकों यानी कि हम सब के लिए कितना मायने रखती है। इससे आने वाले महीनों में जॉब क्रिएशन बढ़ सकता है, बिजनेस को एक्सपांशन का कॉन्फिडेंस मिलेगा, सरकार के पास फिस्कल स्पेस थोड़ा मजबूत होगा, इन्फ्लेशन को लेकर भी स्टेबिलिटी की उम्मीद बढ़ेगी। एक तरह से ये डेटा बताता है कि इंडिया की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी अभी भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है और अगर ये मोमेंटम बना रहा तो आने वाले साल इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग साबित हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं संसद से जुड़ी एक अहम खबर की ओर। संसद का विंटर सेशन इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है क्योंकि सरकार ने कई ऐसे नए बिल पेश किए हैं जो आने वाले वर्षों में भारत के डिजिटल और लीगल डिपार्टमेंट्स को पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला बिल रहा डिजिटल इंडिया एक्ट, जो कि 2000 में बना आईटी एक्ट रिप्लेस करेगा। पिछले 24 सालों में टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बदली है उस हिसाब से पुराना कानून अब प्रैक्टिकली आउटडेटेड हो चुका था। डिजिटल इंडिया एक्ट का मकसद है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना, साइबर क्राइम से मुकाबला करना और डिजिटल वातावरण को सेफर बनाना। सरकार कहती है कि ये लॉ मॉडर्न इंडिया की डिजिटल ज़रूरतों को एड्रेस करेगा। इस सेशन में एक और बड़ा फोकस रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन, डीप फेक्स, एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन और डेटा मैनिपुलेशन जैसे इश्यूज का असर अब रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंच चुका है। इसलिए सरकार ने एआई सिस्टम्स के लिए नई सेफ्टी गाइडलाइंस, रिस्क क्लासिफिकेशन मॉडल्स और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स प्रपोज किए हैं। ये रिफॉर्म्स दिखाते हैं कि इंडिया अब सिर्फ डिजिटल यूजर बेस में नहीं बल्कि डिजिटल गवर्नेंस में भी ग्लोबल लेवल पर सीरियस अप्रोच अपना रहा है। साथ ही साइबर सिक्योरिटी लॉस को भी मजबूत करने की कोशिश की गई है। बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ब्रीच डिस्क्लोजर और साइबर हाइजीन नॉर्म्स को लेकर अद्यतन प्रोविजंस पेश किए गए हैं। आज के समय में साइबर अटैक्स सिर्फ इकोनॉमिक नुकसान नहीं पहुंचाते, वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी पैदा करते हैं। इसलिए ये स्टेप्स स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल माने जा रहे हैं। एक बड़ा अपडेट डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा था। सरकार ने क्लैरिटी दी है कि यूजर्स के पर्सनल डेटा को लेकर कंसेंट नॉर्म्स और सिक्योरिटी सेफगार्ड्स को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ सेक्शंस को रिफाइन करने का भी प्रस्ताव आया है। इससे यूजर्स को डेटा मिसयूज से बेटर प्रोटेक्शन मिलेगी और बिजनेसेस को क्लीनर कंप्लायंस गाइडलाइंस मिलेगी। जैसा हर बड़े रिफॉर्म के साथ होता है, इस बार भी ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के बीच तीखी बहस हुई। ऑपोजिशन का कहना है कि कुछ प्रोविजंस बहुत ब्रॉड है और मिसयूज़ को रोकने के लिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। वही सरकार का दावा है कि ये लॉज इंडिया को एक नई डिजिटली सुरक्षित, मॉडर्न और फ्यूचर रेडी इकोनॉमी बनाने के लिए एसेंशियल है। इन सभी लेजिस्लेटिव चेंजेस का असली असर आने वाले सालों में नजर आएगा, चाहे वो एआई रेगुलेशन हो, डेटा प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स हो या फिर साइबर सेफगार्ड्स हो। एक बात साफ है, इंडिया अपने डिजिटल इकोसिस्टम को लेकर अब ज़्यादा मैच्योर, स्ट्रक्चर्ड और ग्लोबली अलाइंड फ्रेमवर्क की ओर बढ़ रहा है।
लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी फ्रंट पर भी एक्टिविटी बढ़ी है। इंडिया चाइना बॉर्डर पर एक बार फिर से हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नए इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास कुछ की क्षेत्रों में फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप शुरू किया है। सैटेलाइट इमेजेस में एक नए सड़क निर्माण, कई छोटे मिलिट्री स्टाइल शेल्टर्स और बंकर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स LAC से ज़्यादा दूर नहीं है, जिसकी वजह से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने सर्वेलेंस बढ़ा दी है। इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से हाई अल्टीट्यूड मॉनिटरिंग, पेट्रोल फ्रीक्वेंसी और ड्रोन बेस्ड ऑब्जर्वेशन को स्ट्रेंथन किया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, लेकिन ग्राउंड पर डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। यह एक्टिविटी ऐसे समय में दिख रही है जब ग्लोबल रिपोर्ट्स में भी इंडो पैसिफिक रीजन की टेंशन को लेकर नई चर्चाएं शुरू हुई है। गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि इंडिया अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने पर पहले से भी तेज़ी से काम कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। फॉर नाउ द ओवरऑल मैसेज इज़ क्लियर। बॉर्डर पर एक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन इंडियन फोर्सेस पूरी तरह सतर्क है। अब नज़र डालते हैं मिडल ईस्ट की ओर, जहां हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मिडल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ रहा है, क्योंकि इजराइल गाजा सीज फायर टॉक्स एक बार फिर डेडलॉक पे पहुंच गई है। इस लेटेस्ट निगोशिएशन राउंड को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन US और कतार की मीडिएशन के बावजूद दोनों पक्ष किसी फाइनल एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाए। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल और हमास की डिमांड्स कई क्रूशल पॉइंट्स पर एक दूसरे को टकरा रही थी, खासकर सीज फायर की ड्यूरेशन, हॉस्टेज रिलीजेस और फ्यूचर सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर। US ऑफिशियल्स ने कहा है कि उनके पास अभी भी एक 3-फेज ह्यूमैनिटेरियन प्लान तैयार है, लेकिन उसके लिए दोनों साइड्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। इधर यूनाइटेड नेशंस ने गाजा में रैपिडली वर्सनिंग ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस पर गंभीर चिंता जताई है। फूड, मेडिकल सप्लाइज और शेल्टर की भी कमी लगातार बढ़ रही है। सिचुएशन फिलहाल बेहद फ्रेजाइल है और टॉक्स के कोलैप्स होने से रीजन में स्टेबिलिटी हासिल करना और भी मुश्किल हो गया है। अब चलते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक रिमार्केबल अचीवमेंट की ओर। स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल हुआ है, क्योंकि SpaceX का स्टारशिप अपने सबसे क्रूशियल टेस्ट में एक फुल ऑर्बिटल फ्लाइट सफलतापूर्वक कंप्लीट करके कामयाब हुआ। यह पहली बार है जब स्टारशिप ने पूरा ऑर्बिट पूरा किया और फिर कंट्रोल्ड री एंट्री भी दिखाया, जिसे एक्सपर्ट्स फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए एक मैसिव ब्रेक थ्रू मान रहे हैं। टेस्ट के दौरान स्टारशिप ने मल्टीपल टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए। ट्रेजेक्टरी एक्यूरेसी, हीट शील्ड परफॉर्मेंस और री एंट्री स्टेबिलिटी जैसे क्रूशियल पॉइंट्स को वैलिडेट किया गया। नासा ने इस अचीवमेंट को ह्यूमन डीप स्पेस मिशंस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, क्योंकि स्टारशिप को आने वाले वर्षों में मून और मार्स प्रोग्राम्स में शामिल किया जाना है। SpaceX का कहना है कि अगले फेज में व्हीकल को ह्यूमन रेटिंग के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें सेफ्टी सिस्टम्स और लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजीज का टेस्टिंग भी शामिल होगा। ओवरऑल ये टेस्ट स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक उम्मीद भरा सिग्नल है कि भविष्य की इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल अब पहले से कहीं ज़्यादा पॉसिबल नज़र आ रही है। अब बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की। विंटर सीजन्स के शुरू होते ही कई देशों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस तेज़ी से बढ़ने लगे हैं, और इसी को लेकर WHO ने एक नया एडवाइजरी जारी किया है। ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यूरोप और ईस्ट एशिया में हॉस्पिटल विजिट्स और रेस्पिरेटरी केसेस में नोटिसेबल स्पाइक देखने को मिल रहा है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये सर्च किसी नए वेरिएंट की वजह से नहीं है, बल्कि 3 फेमिलियर वायरसेस की वजह से है, RSV, इन्फ्लुएंजा A और कुछ कोविड सब लीनिएजेस जो अभी भी सर्कुलेशन में है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोल्ड वेदर और इंडोर गैदरिंग्स इस तरह की इन्फेक्शंस को फैलने के लिए और आसान बना देते हैं। कुछ देशों के हॉस्पिटल्स में पीडियाट्रिक और एल्डरली केसेस में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि WHO ने स्पष्ट किया है कि सिचुएशन फिलहाल मैनेजेबल है और हेल्थ सिस्टम्स को बस अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंटिव केयर पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही लोगों को बेसिक प्रिकॉशंस जैसे मास्क यूसेज इन क्राउडेड प्लेसेस, फ्लू वैक्सीनेशंस और रेस्पिरेटरी हाइजीन पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। ओवरऑल मैसेज यही है कि विंटर वेव एक्सपेक्टेड है, लेकिन पैनिक की ज़रूरत नहीं, बस अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब चलते हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव की ओर। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, और इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स पर भी देखने को मिल रहा है। US ने वेनेजुएला सरकार को ऑपोजिशन लीडर पर बढ़ती कार्रवाई को लेकर कड़ी चेतावनी दी है।
वॉशिंगटन का कहना है कि अगर पॉलिटिकल रिप्रेशन नहीं रुका तो वेनेजुएला पर लगे पुराने ऑयल सेक्शंस फिर से पूरी तरह लागू कर दिए जाएंगे। वेनेजुएला ने इस आरोप को सीधे कंडेम किया है और कहा है कि यूएस इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कर रहा है। प्रेसिडेंट मादुरो की सरकार का दावा है कि ऑपोजिशन पर करी गई कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। इस डिप्लोमेटिक टेंशन का असर ग्लोबल ऑयल मार्केट्स पर भी पड़ रहा है क्योंकि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े हैवी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है। इन्वेस्टर्स क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि सैंक्शंस वापस आते हैं या नहीं, क्योंकि इससे सप्लाई डायनेमिक्स तुरंत बदल सकती है। कुल मिलाकर सिचुएशन काफ़ी फ्रेजाइल है और आने वाले हफ्तों में इसका जियोपॉलिटिकल असर थोड़ा ज़्यादा साफ होगा। इसी के साथ आज के मुख्य अपडेट्स यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ज़रूरी खबरों के साथ।